हेलो डियर, जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, देखिए अब आपका जो सिलेबस है वो अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। एक आध क्वेश्चन, दो चार पांच क्वेश्चन और होगा जो कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह में ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, बट ये जो एग्ज़ाम टारगेट वाला चल रहा है जिसको हमको सबको एक प्ले लिस्ट में देना है, हर एक सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है सबका उसी प्ले लिस्ट में टोटल हो जाए, इसीलिए हम कराते हैं और आपको भी पता चले। ठीक है कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग को जैसे बिहेवियर साइंस में अभी कुछ चीज़ें देखना है। जैसे कि मैं बता दूं कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, उसको तो मैं देख चुका हूं, बट एक बार और देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। उसके बाद हम लोग सोशियोलॉजी में देखने वाले हैं स्टारिफिकेशन, स्तरीकरण, समझ गए, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, और परिवार के बारे में देखेंगे जो कि फैमिली के बारे में आज लेकर आए हैं। एक वीडियो फैमिली के ऊपर और आएगा क्योंकि फैमिली अपने आप में जो है यहाँ से 6 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कम से कम 2 दिन समय चाहिए, एक दिन में संभव नहीं है। ठीक है, तो 2 दिन इसका लगेगा, एक दिन हम लोग कर लेंगे किसका, एक दिन लगेगा आपका ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में, 3 दिन यही हो गया आपका। ठीक है, और ये समाप्त हुआ और एक सप्ताह मुश्किल से आपका और लगने वाला है। लगभग मानिए 10 तारीख तक आपका जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्या चीज़? 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं, 10 फरवरी तक। उसके बाद आप लोग के बीच डिवीज़न लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज जो प्रश्न लेकर आए हैं वो प्रश्न है परिवार के अर्थ लिखकर उसको परिभाषा करें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि परिवार का अर्थ लिखे। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि परिवार का विशेषता लिखे। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा कि परिवार का आधारभूत आवश्यकता को लिखे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा 10 या 15 नंबर में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन देगा और 10 या 15 नंबर में पूछेगा, समझ गए। इस प्रकार से क्वेश्चन और बनता है कि परिवार क्या है, परिवार का प्रकार लिखे और परिवार के कार्यों को लिखे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन वो जो मैंने बताया उधर वो बनता है। तो ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग में इस प्रकार से जोड़ जोड़ के पूछता है। कुल 6 क्वेश्चन परिवार से बनता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। चलिए जानिए, परिवार बहुत आसान है, देख लीजिए। तो आज हम क्या देखेंगे कि परिवार का अर्थ क्या है, परिवार का विशेषता क्या होता है और परिवार का आधारभूत आवश्यकता क्या है। ठीक है, आज तीनों देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए परिवार का अर्थ समझिए। फैमिली शब्द रोमन फैमिलस से लिया गया है। फैमिली के शब्द किससे लिया गया है? तो फैमिली शब्द जो है रोमन शब्द फैमिलस से लिया गया है, समझ गए, लिया गया है। फैमिलस से ही फैमिली बना है, समझ गए, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और दास हो। ठीक है, समान अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वाले में पति पत्नी व उनकी संतान अनिवार्यता होती है। देखिए परिवार का जो परिभाषा कहिए या अर्थ कहिए, सीधा समझिए कि परिवार जो है समाज का या समुदाय का वह सूक्ष्म रूप होता है, वह परिवार वह प्रथम इकाई होता है जो जिसमें क्या होता है, पति पत्नी और उसके संतान जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए परिवार के निर्माण के लिए, समझ गए ना। पति पत्नी और उसके संतान ये तीनों मिलकर एक परिवार का निर्माण करता है, कम से कम ये तीनों होना चाहिए तो परिवार का एक निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ऐसे तो परिवार बहुत सारे होता है, दादा दादी, फूफा फूफा, मतलब बहुत सारे परिवार मिलकर, अंकल, तो ये सब ज्वाइंट फैमिली होता है। लेकिन कम से कम एक फैमिली निर्माण करने के लिए दंपति और उसके संतान होना, दंपति मतलब कपल जोड़े, मतलब पति पत्नी और उसके एक संतान होना चाहिए परिवार का निर्माण करने के लिए। तो ये चीज़ें है परिवार के बारे में, समझ गए। ठीक है, परिवार कहाँ से लिया गया है, फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है, रोमन शब्द फैमिलस से लिया गया है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे इतना कम से कम होना चाहिए, और जोड़ दीजिए दास हो। समान अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। कुछ मनुष्य यानी पति पत्नी और उनकी संतान अनिवार्यता होती है, यही जो है परिवार होता है, समझ गए। चलिए अब परिवार का देख लीजिए। कुछ जो है सोशलिस्ट जो थे, मतलब कुछ समाजशास्त्री जो थे, उन्होंने अपने अपने भाषा में दिया, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से दिया, बट हम यहाँ पे 2 को लिए हैं और यही 2 आप लोग भी एग्जाम में अगर पूछेगा परिभाषा तो ये लिखिएगा, अर्थ पूछेगा तो ऊपर वाला जो समझाए हैं वो लिखिएगा, क्योंकि परिभाषा अर्थ समाजशास्त्री ने ही दिया है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए लूसी मेयर के अनुसार, लूसी मेयर ने अर्थशास्त्री थे, इन्होंने समाजशास्त्री थे, इन्होंने क्या बताया कि परिवार एक गृहस्थ
गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप से दंपति व इसकी संतान रहती है। लूसी मेयर भी वही बताया कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। परिवार क्या है? एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। ठीक है, इसके मूल रूप से दंपति व उसकी संतान, दंपति मतलब कपल जोड़े, पति पत्नी और उसकी संतान, ये तीन जो है साथ रहते हैं। ठीक है, यह एक गृहस्थ समूह है जो कि लूसी मेयर ने कहा। ठीक है, लूसी मेयर ने क्या कहा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उसके संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति व उसकी संतान रहती है। समझ गए? ये लूसी मेयर ने कहा। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब डेविस ने क्या कहा अपने शब्दों में? तो डेविस ने कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा जो परस्पर नातेदार है। ठीक है, देखिए रक्त समूह तो होता ही है, साथ में परस्पर एक दूसरे के डायरेक्टली संबंध हो। समझ गए ना? इनडायरेक्टली नहीं कि वो हमारे फूफा है, वो हमारे फुआ है, वो हमारे मामा, मतलब बहुत सारे रिलेशन होता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट, जैसे पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सब जो है उसका होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो एक दूसरे से डायरेक्टली जो है परस्पर नातेदार हो, जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो। ये जो है आपका परिवार होता है। समझ गए? समझ गए ना? तो ये डेविस ने कहा कि रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो और जो परस्पर नातेदार हो, ऐसे व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। समझ गए? ये डेविस ने। ठीक है, जबकि लूसी मेयर ने क्या कहा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व उसके संतान होते हैं। इसके मूल रूप में दंपति व उसके संतान रहती है। दोनों के बारे में समझ गए? चलिए, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखिए कि परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपसे सीधा 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि परिवार के विभिन्न विशेषताओं के बारे में लिखे। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। ठीक है, अब देखिए फैमिली का क्या क्या जो है विशेषता होता है परिवार का, तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए, परिवार की विशेषता मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। परिवार का जो विशेषता है मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। एक है समान विशेषताएं और एक है विशिष्ट विशेषताएं। ठीक है, देख लीजिए 2 भागों में विशेषता को विभाजित किया गया है परिवार के। ठीक है, विशेषता मतलब क्या होता है कि क्या उसमें अच्छाई है और क्या बुराई है। बुराई भी एक विशेषता ही होता है, अच्छाई भी एक विशेषता ही होता है। तो परिवार का क्या क्या जो है विशेषता होता है इसको बताना है। ठीक है, समान विशेषता और विशिष्ट विशेषता, ये दोनों के आधार पर जो है विशेषता को बांटा गया है। तो पहले दोनों याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, अब देखिए जो समान विशेषताएं हैं, पहला है जनरल कैटेगरीज। इसमें जो है कुछ आपका जो है अलग अलग विशेषता है समान में, जैसे यौन संबंध। ठीक है, उसके बाद विवाह का स्वरूप, विवाह कैसे होगा। ठीक है, एक वंशावलिक व्यवस्था, ए जीनियोलॉजिकल सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, सम इकोनॉमिकल प्रोविजन। ठीक है, और नेक्स्ट है समान निवास स्थान। तो ये जो है समान स्थान है जो कि जनरल होता है सभी फैमिली में। समझ गए? अब उसके बाद जो है आपका क्या स्टार्ट होता है, विशिष्ट विशेषता। तो इसको जो है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ समान विशेषता। अब देखिए समान विशेषता क्या कहता है, तो इसमें जो पहला है नंबर वो है यौन संबंध का। ठीक है, परिवार पति पत्नी का वह परिवार जो है पति पत्नी का वह यौन संबंध है जिसको सामाजिक अधिमान्यता प्रीफरेंस प्राप्त होती है। विवाहोत्तर आफ्टर द मैरिज ही स्त्री पुरुष को संतान उत्पत्ति की अनुमति मिल पाती है। यह संबंध आजीवन बना रहता है। देखिए यौन संबंध परिवार का एक विशेषता होता है। जब लोग शादी करता है तो उसके बाद अगर कोई अपना सेक्सुअल रिलेशन या यौन संबंध बनाता है तो कोई किसी को कुछ बोलने जाता है कि भाई तुम अपने पत्नी के साथ क्यों ऐसे कर रहे हो? कोई बोलने तो नहीं जाता है, क्योंकि ये समान इसको जो समाज है हमारा वो क्या करता है, सर्टिफिकेट दे देता है। इसको जो समाज है अपना ये सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई वो अपना पति पत्नी है, पर्दे में कुछ भी करे, है ना। तो ये सर्टिफिकेट दे देता है, मतलब यह जो है अधिमान्यता देता है, मान्यता प्राप्त होता है समाज से कि भाई पति पत्नी है, यौन संबंध बनाएगा ही। तो ये परिवार का विशेषता होता है। परिवार होने के बाद, गृहस्थ जीवन शुरू होने के बाद ही ये चीज़ें जो
है सामाजिक रूप से अधिमान होता है, समझ गए। जिसके बाद विवाह के बाद स्त्री पुरुष को संतानों उत्पत्ति करने का अनुमति मिल जाता है, मतलब संतान उत्पत्ति करने का जो है अनुमति मिल जाता है विवाह के बाद समाज के द्वारा, ठीक है। ठीक है, अब देखते होइएगा कि शादी से पहले बहुत ऐसा चीज़ें होता है जहाँ पे बच्चा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग उसको एक्सेप्ट करता है, समाज में नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको जो है दुर्व्यवहार करने लगता है, नीचे नेचर से देखने लगता है वैसे लड़की को। तो ये सब जो है समाज में क्या होता है, बुराइयाँ होता है, ठीक है। तो इसको समाज नकारता है। लेकिन आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद अगर आप सेक्सुअल रिलेशन फैमिली में स्त्री मतलब अपने परिवार में अपने पत्नी के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन कोई बनाता है तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने जाता है, जहाँ तक उसको प्रेफरेंस मिलता है। कोई क्यों कुछ बोलेगा, क्योंकि भाई उसका शादी हो गया, उसका वो परिवार हो गया, तो क्यों कुछ बोलेगा, नहीं बोलता है, यानी समाज से उसको अधिमान हो चुका है। तो यह एक विशेषता होता है। और ऐसे अगर बिना शादी के बच्चा हो गया किसी को, या बिना शादी के अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन करते अगर धरा गए तो बड़ी मार मारता है, होता है ऐसे। तो यही जो है विशेषता होता है समाज का कि यौन संबंध सेक्सुअल रिलेशन का जो है विशेषता यहाँ पे प्रमाणित मिलता है, अनुमानित यानी मान्यता मिलता है परिवार होने के बाद, यानी विवाह होने के बाद। समझ गए, पहला यौन संबंध समझ गए। चलिए, दूसरा विशेषता है परिवार का कि विवाह का स्वरूप, ठीक है। विवाह के स्वरूप से भी परिवार की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं, जैसे मोनोगामी, एक पत्नी का एक पति प्रथा, पोलिएंड्री, बहुपति प्रथा, पॉलीजिनी और पॉलीगेमी, बहुपत्नी प्रथा। अब देखिए, विवाह परिवार का जो है विशेषता है, आप लोग देखते होइएगा कि गांव में जिसके 3 पत्नी होता है उसका मजाक कहीं भी उड़ जाता है। पहले ज़माने में बहुत होता था, सब करता था, इसलिए मजाक नहीं बनता। लेकिन आज के समय में मोनोगामी प्रचलित है, ठीक है। एकल विवाह प्रचलित है। एक ही विवाह जो है सब करना पसंद करता है और समाज भी इसे एक्सेप्ट करता है। अगर जो 2-2, 3-3 विवाह करता है तो बात बात पर उसका जो है मजाक बनता है, मतलब समाज में उसका मजाक बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है कैसा परिवार है, इसका प्रकृति नेचर का पता चलता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई एकल विवाह किया है, एक विवाह किया है, या कोई 4 विवाह किया है, तो ज़्यादा इज्जत किसको मिलता है समाज में, एक विवाह करने वाले को। चाहे 4 विवाह करने वाले कितना भी धनी अमीर क्यों ना हो, लेकिन लोग उसको हंस देते हैं, कहते हैं वो गलत नेचर का है, ये है वो है, ठीक है। तो ये उसके परिवार का प्रकृति का पता चलता है, विवाह से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई मोनोगामी करेगा, एक पत्नी से एक ही विवाह होगा, एकल विवाह। कोई पॉलीएंड्री कहेगा, मतलब कोई जो मतलब फीमेल होगा उसका अनेक पत्नी होगा, अनेक पति होगा, जैसे ये सब जो चलता है आदिवासी में, ठीक है। पॉलीजिनी और पॉलीगामी होता है, जैसे बहुपत्नी विवाह, ये भी आदिवासी में चलता है कि एक पुरुष पर अनेकों स्त्रियां रहती है। तो ये सब जो है मैरिज विवाह का स्वरूप है, जिससे आपके परिवार का भी प्रकृति का पता चलता है। तो यह एक विशेषता होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, तीसरा प्रश्न है एक वंशावलिक व्यवस्था। एक वंशावलिक व्यवस्था का मतलब है ए जियोलॉजिकल सिस्टम, समझ गए। प्रत्येक परिवार में संतानों को एक निश्चित वंशावलिक वंश नाम प्रदान किया जाता है। वंश के आधार पर ही परिवारों को मातृवंशीय एवं पितृवंशीय नामों से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, अब आप या हम या कोई भी आदमी एक परिवार में जन्म लेता है। अब वो परिवार ऐसा थोड़ी ना कि ऑटोमेटिक आप धरती पर गिर गए और आपका उसी समय से आपका परिवार शुरू हो रहा है, आपके जो पीछे था वो कहीं से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है। आप जिस भी परिवार में जन्म लेंगे उस परिवार में तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आता रहता है, ठीक है ना। मतलब वंशावलिक मतलब वंश के आधार पर जो है आगे चलते रहता है सब चीज़। आप होंगे, आपके बेटे होंगे, आपके पोते होंगे, इस प्रकार से चलते रहता है। तो यह एक वंशावलिक होता है जो व्यक्ति को पहचान उसके परिवार से मिलता है, उसका नाम उसके परिवार से मिलता है। तो यह एक वंशावलिक व्यवस्था होता है, समझ गए। या तो उसके मातृवंशीय नामों से जाना जाता है या पितृवंशीय नामों से जाना जाता है। जैसे कोई कहता है कि ये फलाना का पोता है, ये फलाना का बेटा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका वंशावलीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जो आपके वंशीय नाम से भी जाना जाता है, समझ गए। तीसरा, चलिए चौथा देखिएगा, आर्थिक व्यवस्था है। सम इकोनॉमिकल प्रोविजन है, आर्थिक व्यवस्था है।
परिवार के सदस्यों को जीवित रखने व उन्हें सही रूप से निर्वाह के लिए किसी न किसी अर्थव्यवस्था का होना परम आवश्यक है। कृषि, पशुपालन, नौकरी, व्यवसाय आदि के द्वारा आर्थिक साधन जुटाए जाते हैं। अब देखिए आजकल तो आर्थिक व्यवस्था और ज़्यादा चरम सीमा पर है, क्योंकि जीवन सर्वाइव करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप आर्थिक धन जो है, आर्थिक चीज़ें जो है आप जहाँ से भी जुटाएं, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है कहाँ से जो है आप कहाँ से जुटाएं, चाहे वो पशुपालन करके, चाहे कृषि करके, चाहे नौकरी करके, चाहे व्यवसाय करके, ठीक है। आप जहाँ से भी आप आर्थिक साधन जुटाएं, ये जुटाना ही पड़ता है सबको, ठीक है, ताकि जीवन में आप जो है एक अच्छे तरीक़ा से अपने जीवन का सही रूप से निर्वाह कर सके, आपका परिवार कर सके। इसके लिए आर्थिक व्यवस्था इसका बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए ना। तो ये आर्थिक व्यवस्था चौथा है जो कि परिवार के समान विशेषता में आता है, इसीलिए इसको समान विशेषता में रखा गया है, क्योंकि यह जो है आर्थिक जो है चीज़ें, साधन जो है सभी को चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका आता है समान निवास स्थान, समझ गए। देखिए एक कॉमन हैबिटेशन, एक परिवार के सदस्यों को रहने के लिए एक समान घर या हो सकते हैं, समझ गए। एक परिवार के सदस्यों को रहने के लिए एक समान घर या निवास स्थान की आवश्यकता हो सकते हैं, ठीक है। परिवार पितृ स्थानीय या मातृ स्थानीय, ठीक है ना, घर हो सकते हैं, समझ गए। देखिए समान निवास स्थान, और परिवार का जो लोग होता है, देखते होइएगा परिवार के जो लोग होते हैं, कोई लोग जो है अपने शादी के बाद पत्नी के घर रहने लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है मातृ निवास स्थान, ठीक है। अगर लेकिन ये कम होता है, ठीक है। लेकिन जो पत्नी होती है शादी के बाद पति के घर आती है और ज़िंदगी भर उसका जो है पति के घर ही रहना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है पितृ निवास स्थान, समझ गए। और ये जो है परिवार का एक विशेषता होता है जो समान निवास स्थान मिलता है, ठीक है, परिवार को, समझ गए ना। चाहे वो मातृ स्थान मिले या पितृ स्थान मिले, लेकिन परिवार में जब जुड़ता है आदमी तो उसको तो स्थान मिलता ही मिलता है। तो यही चीज़ जो है आपका 5वां पॉइंट है, समझ गए, जो कि निवास करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपका समान विशेषता था। क्या क्या विशेषता था, यौन संबंध, ठीक है, उसके बाद क्या था वंशावलिक व्यवस्था, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है सामान्य निवास स्थान है, ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और एक आपका कौन सा था विवाह का स्वरूप है। ये 5 याद रखिएगा समान विशेषता में, बिल्कुल याद रहेगा ना। चलिए याद रहेगा तो ये है, हम क्या देख रहे हैं परिवार का विशेषता, समझ रहे हैं। चलिए अब आप लोग को यहाँ पे समान विशेषता देख लिए। देखिए समान विशेषता का मतलब क्या है कि वो 5 पॉइंट जो देखे हैं ना, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वंशावलिक व्यवस्था हो, चाहे विवाह का स्वरूप हो, चाहे निवास स्थान हो, ठीक है, समान निवास स्थान हो, चाहे जो है अर्थव्यवस्था हो, वो 5 पॉइंट सबको चाहिए ही चाहिए। एक परिवार जब बनता है, जो परिवार है उसको 5 व्यवस्था चाहिए ही, घर भी चाहिए, निवास स्थान भी चाहिए, सेक्सुअल भी जरूरी ही है, ठीक है, वंश वृद्धि के लिए, ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए, अर्थव्यवस्था का साधन भी होना ही चाहिए बिल्कुल। उसके बाद विवाह का स्वरूप, विवाह होगा ही होगा सब में, ठीक है। तो ये सब जो है वो समान था, जो कि सबके लिए एकदम ज़रूरी है, तो इसीलिए उसको जो है नॉर्मल, समान, जनरल कहा गया। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्ट, समझ गए, विशिष्ट विशेषता है। 2 ही विशेषता था, समान और विशिष्ट, भले इसमें अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो विशिष्ट विशेषता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्ट है, देख लीजिए। पहला है सार्वभौमिकता, पहले देख लीजिए विशिष्ट विशेषता में कौन कौन पॉइंट है। इन्वर्सिलिटी है, समझ गए, भावनात्मक इमोशन बेसिस है, समझ गए, रचनात्मक प्रभाव है, क्रिएटिव इन्फ्लुएंस है, उसके बाद आपका आता है सीमित आकार है, लिमिटेड साइज है, सामाजिक ढांचे में मूल परिवार, समझ गए, न्यूक्लियर फैमिली इन सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचे में मूल परिवार, समझ गए। उसके बाद छठा है सदस्यों का उत्तरदायित्व, समझ गए। उसके बाद है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। तो ये कुल 8 पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि विशिष्ट है। एक बार और नीचे से ऊपर चलते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देख लीजिए।
परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति, सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद सदस्यों का उत्तरदायित्व यहाँ पे होता है। सामाजिक ढांचे में मूल परिवार होता है, जैसे कि समाज में जो भी चीज़ें हैं जो पहले से चले आ रहा है उसको जो है समाज जो है उसी ढांचे में क्या होता है, ढल जाता है। जैसे पुरानी रीति रिवाजों परंपराओं उसमें ढलना, ठीक है। पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखना, अंधविश्वास में भी विश्वास रखना, ये सामाजिक जो है ढांचे में परिवार चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सामाजिक ढांचा। सीमित आकार है, मतलब जो परिवार होते हैं उसमें एक लिमिटेड होते हैं, माता पिता और खुद को होते हैं, यानी सीधा कहा जाए पति पत्नी और बच्चे होते हैं, इसीलिए इसका जो संख्या होता है काफ़ी लिमिट होता है, समझ गए। चलिए, पर्यावरण ऐसी चीज़ है। उसके बाद है रचनात्मक प्रभाव। अब रचनात्मक प्रभाव का मतलब है कि व्यक्ति को जो है सारा काम जो है उसके यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। रचनात्मक प्रभाव जो है ये आपका पड़ता है, समझ गए। दूसरा है इमोशन बेसिस, ठीक है। इमोशन बेसिस की परिवार में जो होता है वह अधिक लाड़ प्यार प्रेम स्नेह बना रहता है एक दूसरे के सदस्यों के बीच में, ठीक है। तो ये सब भावनात्मक आधार होता है और इसी प्यार दुलार प्रेम स्नेह इसी सब के आधार पर ना इमोशन एक दूसरे के भावनात्मक रूप से बनता है, यही चीज़ें हैं। पहला है सार्वभौमिकता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सार्वभौमिकता परिवार के मूल ढांचे, ठीक है। उसके बाद क्या था, भावनात्मक आधार। उसके बाद था परिवार के अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, ठीक है। उसके बाद था आपका जो है 8 पॉइंट है, इसमें से जो याद आएगा 5 भी याद आएगा, 5 भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यह एक विशिष्ट विशेषता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ। पहला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, ये भी एक विशेषता होता है। परिवार एक सीमित या संस्था के रूप में संसार में सर्वत्र पाया जाता है। विकसित, अर्धविकसित या अविकसित सभी प्रकार के समाजों में परिवार रूपी सीमित के दर्शन किए जा सकते हैं। इसकी सार्वत्रिक प्रकृति के कारण ही इस समिति का सार्वभौमिक कहना उपयुक्त है। अब देखिए, ये जो परिवार होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत देश में ही परिवार होता है, समझ गए ना। ये परिवार आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइएगा तो बिना परिवार का जो है होता ही नहीं है, बिना परिवार का कुछ है ही नहीं। पूरे विश्व में सबका अपना अपना परिवार है। उस परिवार में आदमी जन्म लेता है, उसका जो है वंश के अनुसार उसका नाम से जाना जाता है कि हमारे दादा है, फलाने कि हम पोता है, ये है, बेटे हैं, ये है। तो वो सब जो है परिवार का एक विशेषता होता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक यूनिवर्सलिटी कहा गया, समझ गए। क्यों कहा गया? क्योंकि परिवार एक सीमित और संख्या के रूप में संसार में सर्वत्र पाया जाता है, मतलब संसार में सभी जगह पाया जाता है। यही कारण है कि यह जो है विकसित भी होता है, अविकसित भी होता है या अर्धविकसित भी होता है। परिवार पूर्ण रूप से हो सकता है विकसित ना हो तो वो होता है अर्धविकसित, ठीक है। जो बिल्कुल विकसित ही ना हो, जिसमें जो है परिवार बिल्कुल टेम्परोरी हो, ठीक है ना, तो ये भले ही लेकिन परिवार होता है, समझ लीजिए। तो ये आपका जो है ये सर्वत्र रूप से पाया जाता है परिवार, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। चीज़ें को समझ लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार इमोशनल बेसिस। अब परिवार में जो है क्या होता है, यौन संबंध, वात्सल्य, बच्चों के लालन पालन, अभिलाषा, प्रेम सहयोग, माता पिता की सुरक्षा तथा ऐसी ही अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होता है, जो कि परिवार को अधिक अस्थायी, आकर्षक और घनिष्ठ बना देती है। देखिए, इसका परिवार का एक विशेषता होता है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार कहा जाए तो व्यक्ति को जो भावनात्मक होता है, कहाँ से भावना उत्पन्न होता है, बहुत एक दूसरे से क्लोज आता है, बहुत एक दूसरे को प्रेम स्नेह मिलता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, यानी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, जैसे माता पिता को बहुत सुरक्षा, ठीक है ना, बच्चे को लालन पालन, प्रेम स्नेह अगर अधिक मिलता है तो प्यार के जो सदस्य, जो आपके प्यार मिलने के कारण जो आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके बीच में घनिष्ठता बढ़ती है और जो परिवार होता है और आकर्षक और अस्थायी होता है। तो ये भावनात्मक आधार एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, समझ गए ना। एक दूसरे के सब भावनात्मक रूप से एक्टिव होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, समझ रहे हैं। तो दूसरा पहला क्या था, यूनिवर्सलिटी मतलब सार्वभौमिक। दूसरा है इमोशन के आधार पर, यानी इमोशन बेसिस, समझ गए, याद रखिएगा।
तीसरा है आपका देखिएगा रचनात्मक प्रभाव, क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। समझ गए। माइका बेयर एवं पेज के अनुसार परिवार सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है। समझ गए, होता है और व्यक्ति के चरित्र निर्माण में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। शिशु काल में परिवार का जो प्रभाव पड़ता है वही व्यक्तित्व के आधारों को निश्चित करता है और शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार से विकास में सहायक है। इसलिए कहा गया कि अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त कर लेना है। अब देखिएगा जो क्रिएटिव जो रचनात्मक प्रभाव है, क्रिएटिव इन्फ्लुएंस है, ये रचनात्मक प्रभाव क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जन्म लिया, कोई एकदम गरीब में जन्म लिया, न उसके पास शिक्षा है, न उसके पास कोई व्यवस्था है, न कोई साधन है, ठीक है। तो वो जो है जिस माहौल में जन्म लिया है वह उसी प्रकार से ढांचे में बदलेगा, वो उसी प्रकार के चीज़ों को सीखेगा, उसी प्रकार से उसका मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक विकास होगा। जिस भी प्रकार में वो, जिस भी परिवार में जन्म लेगा, कमज़ोर में, अगर कोई धनिक परिवार में जन्म लेता है, अच्छे परिवार में जन्म लेता है, तो उस बच्चे का देखते होइएगा कि उसको उसी प्रकार से जो है उसको जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, आगे चीज़ों सिखाया जाता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी उसी प्रकार के चीज़ों से, उसी प्रकार के ढांचे पर होता है, जिससे उसका जीवन क्या होता है, आगे चल के अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म ले उसी समय से स्टार्ट करना चाहिए उसके चीज़ों को सिखाने का, अच्छे अच्छे चीज़ों का बताने का, अच्छे वातावरण में रखने का, ये चीज़ें होता है। अगर इस तरीक़ा की चीज़ें नहीं करेंगे, छोड़ देंगे गांव में सबके साथ रहेगा, तो गांव में उसी प्रकार के चीज़ों से सीखेगा। या फैमिली में अगर अच्छा वातावरण नहीं बना के रखेंगे, एक दूसरे के सदस्य के ऊपर कटाक्ष करेंगे, गाली बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे उसी प्रकार के चीज़ों को भी सीखते जाएगा। जैसा बोलेंगे एक दूसरे में वैसा ही वो बच्चा भी सीखेगा। तो यही कहता है कि परिवार जो है, सबसे पहला जो पर्यावरण जो है वो परिवार ही होता है। रचनात्मक प्रभाव सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि जो आप पर्यावरण खोजते हैं। माइका बेयर एवं पेज ने कहा कि परिवार सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है। अब हम लोग पर्यावरण ढूंढते हैं आसपास के वातावरण में कि कैसे शुद्ध रखें हम अपने पर्यावरण को, बट कभी कोई लोग ये सोचता ही नहीं है कि हम अपने परिवार को, पर्यावरण को कैसे अच्छे बना के रखें। हमारा परिवार भी एक पर्यावरण की तरह है। ये माइका बेयर और पेज ने कहा कि हमारा सभी व्यक्ति का सर्वप्रथम जो पर्यावरण होता है वो उसका परिवार ही होता है। परिवार में आप जैसा बिहेव बना के रखेंगे, जैसा माहौल बना कर रखेंगे, और उस परिवार में जो बच्चा जन्म लेगा वह उसी प्रकार से जो है वह सीखते जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे परिवार में जन्म लेना एक अच्छे उपहार का क्या है, एक अच्छे उपहार प्राप्त करने, यानी एक अच्छे पुरस्कार प्राप्त कर लेना होता है। इसीलिए लोग कहता है, समझ गए। तो ये आपका तीसरा है क्रिएटिव इन्फ्लुएंस, रचनात्मक प्रभाव, समझ गए। चलिए चौथा है सीमित आकार। सीमित आकार कहा जाए तो परिवार जो है, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेसिफाइड, क्या देख रहे हैं, स्पेसिफाइड, समझ रहे हैं ना, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्ट मतलब विशिष्ट विशेषता। विशिष्ट विशेषता में अभी क्या देखे, सार्वभौमिक देखे, रचनात्मक प्रभाव देखे, ठीक है। ये सब चीज़ जो है हम लोग देखे हैं। और एक चीज़ और देखें, आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी लिमिटेड साइज है, परिवार का आकार अपने मूल रूप में काफ़ी सीमित होता है, ठीक है। पारसन्स ने जनता परिवार को जो चर्चा की है उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित है। इस तरह मूल परिवारों की सदस्य का संख्या काफ़ी कम होती है, ठीक है। देखिए लिमिटेड साइज, परिवार में अगर मान गए आपको 10 फैमिली है तो वह लिमिटेड रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 है तो उसके जगह पर 100,000 हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। परिवार में मुश्किल से अभी 10 है तो एगो बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना कि 22 हो जाएगा। तो लिमिट रहता है, ठीक है। जिसको आप गिन सके वो लिमिट हो गया, जिसको तौल सके लिमिट हो गया, जिसको आप गिन नहीं सके, तौल नहीं सके, वो असीमित है, समझ गए। यही चीज़ें हैं। तो जैसे परिभाषा के अनुसार क्या था कि माता पिता और बच्चा, पति पत्नी और उसका संतान हो, इसीलिए परिवार जो है लिमिट में होता है, समझ गए। इसलिए सीमित आकार होता है, समझ गए परिवार का। 5वां है सामाजिक ढांचे में मूल परिवार।
न्यूक्लियर फैमिली ही समाज का मूल केंद्र होता है। अरस्तु एवं अन्य दार्शनिकों की मान्यता के अनुसार सामाजिक संगठन का मूल बिंदु है। इन परिवारों में से गांव और गांव में विस्तृत समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए सामाजिक ढांचे में मूल परिवार, समाज में चीज़ों को परिवार के द्वारा ही जो है एक समुदाय का निर्माण होता है। अब वो परिवार क्या करते हैं, अपने अपने कार्यों का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं और अपने पुराने ढांचों में, रीति रिवाजों में जो है वो क्या होते हैं, संलिप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है सामाजिक ढांचे में मूल परिवार होता है। समझ गए? चलिए, सदस्यों का उत्तरदायित्व। देखिए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि ये 8 में से आपको जो जो याद रहेगा ना वो चीज़ लिख दीजिएगा। ऐसा मैं मान गया कि हमको जो है मूल ढांचा परिवारों में मूल ढांचा, अगर मूल ढांचा हमको नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। 8 में से 5 भी याद रहेगा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 तो याद ही रहेगा जैसे सार्वभौमिक हो गया, सार्वभौमिक के बाद क्या हो गया कि परिवार का उत्तरदायित्व हो गया, यानी सदस्यों का उत्तरदायित्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, क्रिएटिव रचनात्मक प्रभाव। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा है, एक रचनात्मक प्रभाव के बाद भावनात्मक आधार। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको याद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब है सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब मतलब जो सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक परिवार जो सदस्य होता है अन्य सदस्यों के कर्तव्यों और अधिकारों से जुड़ा रहता है। जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, समझ रहे हैं, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन आदि अपने, ठीक है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन अस्थायी बन पाता है। समझ गए? देखिए परिवार में सदस्यों का निर्वहन, समझ गए, उत्तरदायित्व। माता का, पिता का क्या उत्तरदायित्व होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से लालन पालन, अच्छे से विकास कर सके। एक भाई का क्या उत्तरदायित्व बनता है बहन के प्रति कि बहन को भी रिस्पेक्ट दे, बहन को भी प्यार करे, बहन को भी अच्छा जगह ले पढ़ाए। मतलब जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, करना चाहिए एक भाई के लिए। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से बहन को भी एक उत्तरदायित्व होता है कि अपने भाई को क्या रिस्पेक्ट दे, अपने भाई के साथ कैसे बिहेव करे। समझ रहे हैं ना? ये जो है ये सब उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाड़ प्यार ही आ जाएगा, प्रेम ही आ जाएगा। उत्तरदायित्व में वे सारे काम भी आ जाएगा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सभी एक दूसरे सदस्य में आपस में। ठीक है, जिम्मेदारी बनता है। ये होता है आपका सदस्यों का उत्तरदायित्व। 6ठा पॉइंट, समझ गए? चलिए 7वां है सामाजिक कंट्रोल। अब जो परिवार होता है, सब परिवार पर क्या होता है, मतलब सीधा समझिए सामाजिक कंट्रोल है। परिवार में औपचारिक किस्म का सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। बच्चों और वयस्क दोनों के व्यवहारों का नियमन करना परिवार की सीमाओं में आता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम विवाह परिवार का नियमन करते हैं। देखिए 1954 में विवाह अधिनियम, ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम आया तथा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। ठीक है, इसके तहत हिंदू कैसे विवाह करेंगे, क्या चाहिए, और 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया। ठीक है, इसके द्वारा जो है समाज पर कंट्रोल पाया जाता है। ठीक है, वरना कोई भी किसी से शादी कर लेगा और जब मन करेगा तब छोड़ देगा, ऐसा होगा। इसलिए कंट्रोल करने के लिए अनेक का जो है क्या हुआ, कानून आया। और साथ में जो है परिवार का भी एक अपना कर्तव्य बनता है कि समाज नियंत्रण कब होता है। देखिए एक चीज़ समझिए, समाज में नियंत्रण कैसे पाया जाता है। हर एक परिवार में जो भी वयस्क, जो भी बच्चे होते हैं, उससे जो भी बुजुर्ग आदमी होते हैं वो अपने बच्चे पर कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल करते हैं मतलब जो उनके बच्चे होते हैं बहकते नहीं हैं, गलत संगति में नहीं पड़ते हैं और समाज में गलत चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, और सब परिवार अपने अपने बच्चों को देख रेख और अपने बच्चों पर कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके कारण होता यह है कि यह बहुत सारे जो औपचारिक कंट्रोल है यहाँ से बन जाता है और थोड़ा मोड़ा जो सबके लिए जो चाहिए वो उसके लिए कानून है। ठीक है, तो जिसके लिए विशेष विवाह अधिनियम है और हिंदू विवाह अधिनियम है। ये सब इसलिए लाया गया ताकि कोई शादी करके 2 साल के बाद छोड़ दे तो इतना आसानी से नहीं छोड़ दे, उसका अधिकार दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लिए कानून है, समझ गए। तो ये कंट्रोल बनाने के लिए आपका परिवार भी ये कंट्रोल बना देता है। सब अपने अपने जो परिवार में जो भी बच्चे और जो भी वयस्क है उस पर कंट्रोल करते हैं ताकि वो जो है दूसरे जगह पर जाके मारपीट, लड़ाई झगड़ा या कुछ गलत चीज़ें ना करे। ठीक है, जिससे कंट्रोल बन जाता है। सब अपने अपने परिवार में
कंट्रोल करके रखा है, जिसके कारण क्या होता है आपका गलत चीज़ें कम होता है। जो अपने बच्चे पर कंट्रोल करके नहीं रखता है, उसका बच्चा जाता है बाहर गलत करके आता है, फिर उसका परिवार फंस जाता है उसमें भी। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। तो सामाजिक नियंत्रण भी परिवार के द्वारा किया जाता है, समझ गए। चलिए, और कुछ कंट्रोल कानून के द्वारा भी किया जाता है। ये हो गया। 8वां पॉइंट है कि परिवार की अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। परिवार का जो प्रकृति होता है वह जो है अस्थायी एवं अस्थायी होता है। देख लीजिए कैसे। परिवार 2 प्रकार की प्रकृति होते हैं, अस्थायी एवं अस्थायी, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि पति पत्नी का संबंध आने वाले समय में हमेशा चलते रहे, और इसलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि परिवार अस्थायी प्रकृति के भी होते हैं। अनेक परिवार काफ़ी समय तक ज्यों के त्यों चलते रहते हैं। मृत्यु ही ऐसे परिवार को नष्ट करती है। ये परिवार अस्थायी परिवार के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, परिवार जो प्रकृति होता है यह विशिष्ट विशेषता में आता है कि परिवार अस्थायी और अस्थायी प्रकृति दोनों का होता है, ठीक है। जैसे अब ऐसा नहीं होता है कि आदमी शादी कर लिया तो यह परम सत्य हो गया कि पति और पत्नी साथ ही हमेशा रहेगा। पहले तक होता था, अभी तक होता है। रेयर केस में कभी कभी हो जाता है कि कोई पत्नी छोड़ दी या कोई पति छोड़ दिया, समझ गए। तो ये रेयर केस में होता है। बट चलता है ज़्यादातर क्या कि जब शादी के बाद पति पत्नी साथ तक हमेशा रहती है, और एक मृत्यु ही एक ऐसा आता है जहाँ पे क्या होता है, किसी का मृत्यु हो गया तो जो है वो परिवार टूटता है, समझ गए। ऐसे नहीं टूटता है, समझ गए। तो जो मृत्यु के बाद परिवार में टूट हो तो अस्थायी होता है, लेकिन जो पति पत्नी में अलग होने के बाद टूटता हो वो अस्थायी हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादी हो गया, परिवार बन गया, परिवार का निर्माण हो गया तो परिवार पति पत्नी हमेशा साथ ही रहे, ऐसा संभव भी नहीं है, ठीक है। तो और अभी के समय में तो और ज़्यादा है, शहर में तो और ज़्यादा होता है। बात पे लड़ाई हुआ, लड़ाई के बाद डिवोर्स हो जाता है, समझ गए, डाइवर्स हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं तो आपका होता ही है। तो ये जो है ऐसा अब के समय में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बात पर लड़ाई हुआ और अलग हो गया। तो ये कहाँ से आप अस्थायी परिवार हो पाया, नहीं हुआ, टूट गया, मतलब ये अस्थायी सा हो गया, समझ गए। तो ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया परिवार की विशेषता और परिवार होता क्या है। अब जो भी परिवार के आधारभूत आवश्यकता है आज नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए जब हम परिवार के प्रकार देखेंगे और परिवार का जब कार्य देखेंगे तो कोशिश करेंगे वहाँ पे कि परिवार के आधारभूत आवश्यकताओं को भी वहाँ पे शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को वहाँ पे शामिल करने का प्रयास करेंगे, कर भी लेंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है। बाकी आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, बाकी एक बार देख लीजिए कि क्या क्या जो है पॉइंट है, समझ लीजिए। पॉइंट है परिवार, ये सब विशिष्ट है। पहला में 5 पॉइंट था समान में, दूसरा में विशिष्ट विशेषता में 8 पॉइंट। 8 में से जितना याद रहेगा एग्जाम में अगर पूछेगा तो लिखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, परमानेंट एंड टेम्पोररी नेचर ऑफ फैमिली, यानी परिवार की अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। अब ये कैसे होता है अभी बताए हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण परिवार का एक विशिष्ट विशेषता होता है, ठीक है, जिससे समाज पर नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। अब जो भी परिवार में सदस्य रह रहा हो वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक दूसरे के जो है कार्यों को, एक दूसरे के चीज़ों को समझे, ठीक है। इसलिए सदस्यों का उत्तरदायित्व। 5वां है सामाजिक ढांचे में मूल परिवार, और जो भी समाज में एक ढांचा है, एक मूल केंद्र होता है जो संगठन का निर्माण करता है, उसमें व्यक्ति अपने मूल चीज़ों में ढल जाता है, सामाजिक ढांचों में, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक ढांचे में मूल परिवार। परिवार का एक सीमित आकार होता है, यह की विशेषता होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या है कि रचनात्मक प्रभाव है, क्रिएटिव है, इन्फ्लुएंस है, जो कि मैंने अच्छे से बताया है। उसके बाद है भावनात्मक आधार है, इमोशन बेसिस है, जिसमें एक दूसरे के प्रति सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह, लालन पालन वाला भावना उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद है सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सलिटी है, जिसमें जो है परिवार जो है विकसित, अर्धविकसित या अविकसित रूप से पूरे संसार में जो है ये सर्वत्र सभी जगह पाया जाता है, समझ गए। इसीलिए इसे यूनिवर्सलिटी भी एक विशेषता है। तो यह विशिष्ट विशेषता का 8 पॉइंट याद रखिए। मैंने तो 8 बता दिया आसानी से, बाकी आपको जितना याद रहे इसमें याद रखिएगा, लेकिन समान वाला में तो 5 वो है ही, उसको याद रखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।